जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हीट बजट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कैसे अर्थ अपने हीट को बैलेंस करती है ना? जैसे कि हमारी सरकार है, कोई किसी किसी की भी पार्टी का सरकार हो, क्या लेके आती है? इकोनॉमिक बजट, जिसमें वो ये बताती है कि जो हमारा पैसा है गवर्नमेंट के पास, उसको हम कहाँ-कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना? कहाँ-कहाँ उसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ हम उसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जैसे कि डिफेंस में हम कितना दे रहे हैं, है ना? जैसे कि हमने हेल्थ के लिए हम कितना पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं, हमने रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे, आईटी के लिए हम कितना पैसा खर्च करेंगे, एजुकेशन के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे। वैसे ही ये हमारी अर्थ है, ये हीट को बैलेंस करती है ना? जैसे कि मान लो सन से हीट आया, तो हीट आया तो अर्थ उस हीट को कहाँ-कहाँ यूटिलाइज करेगी, है ना? कहाँ-कहाँ बैलेंस करेगी, उसी को बोलते हैं हम हीट बजट। तो आज हम लोग यूपीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हीट बजट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के ज़रिए हम हीट बजट है उसको कनेक्ट करेंगे कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये राहुल हो गया, ठीक है? और ये मान लो सीता हो गई, ठीक है? ध्यान दें। राहुल मान लो ये महीने का 50,000 रुपया कमाता है, यानी कि इसका इनकम कितना है बताओ? 50,000। और ये जो सीता है इसकी पैसा उड़ाती है, यानी कि इसका इनकम तो ज़ीरो है, लेकिन इसका एक्सपेंडिचर क्या है? कुछ ना कुछ है। मान लो 10,000 महीने में, 20,000, 25,000, 50,000, ये तो इस पे डिपेंड करता है। तो सुनो, हमारे पास क्या है? 3 केस बनेंगे, ध्यान दें। हमारे पास 3 केस बनेंगे। केस 1, अगर हमारा राहुल का इनकम एक्सपेंडिचर से क्या है? ज़्यादा है। यानी कि वो जितना कमा रहा है, उससे कम उसको खर्च है। यानी कि वो क्या कर रहा है? बताओ? यानी कि वो सेविंग कर रहा है। सेविंग कर रहा है इसका मतलब आने वाले दिनों में राहुल क्या बन जाएगा? एक अमीर आदमी बन जाएगा। एक रिच आदमी बन जाएगा, है ना? बड़ा आदमी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। उसका जो आय है, खर्च से ज़्यादा है। इसका मतलब वो सेविंग करेगा, इसका मतलब वो बड़ा आदमी बनेगा। दिस इज़ द केस 1। अब हम देखते हैं केस 2 में क्या होगा। अगर मान लो, अगर राहुल का इनकम एक्सपेंडिचर से क्या है? कम है। यानी कि जितना वो कमा रहा है, उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले दिनों में वो गरीब बन जाएगा। क्योंकि जितना वो कमा रहा है, उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहा है। जैसे मान लो उसने 10,000 कमाया, है ना? या जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल में लिया था 50,000। अगर उसने 50,000 कमाया और 1 लाख क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? जितना उसका आय है, उससे ज़्यादा उसका क्या है? खर्च है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। अब देखते हैं हम केस 3। ये एग्ज़ाम्पल है। इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे हीट बजट को। अब जैसे मान लो हमारा इनकम क्या आ गया? जितना राहुल क्या कर रहा है? इनकम है उसका, जितना उसका आय है, जितना वो कमा रहा है, जितना उसका सैलरी है, उसके बराबर ही खर्च कर रहा है। उसने 50,000 कमाया, 50,000 खर्च कर दिया। उसने 40,000 कमाया, 40,000 खर्च कर दिया। उसने 1 लाख कमाया, 1 लाख खर्च कर दिया। इसका मतलब उसके लाइफ में क्या होगा? नो प्रोग्रेस। यानी कि जैसा राहुल आज है, वैसा ही 10 साल बाद होगा, वैसा ही 20 साल बाद होगा। क्योंकि उसका सेविंग तो हो ही नहीं रहा है, तो वो पैसा कहाँ करेगा यूटिलाइज़? है ना? कोई बिज़नेस भी नहीं खोल पाएगा, क्योंकि जितना कमा रहा है, उतना खर्च कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए, तो हमारे लाइफ में मोस्ट सूटेबल केस कौन है? केस 1। क्योंकि इसमें हमारा इनकम जो है, इनकम ग्रेटर देन है एक्सपेंडिचर से। यानी कि जितना हम कमा रहे हैं, उससे कम खर्च कर रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए, है ना? हमारे भी जीवन में कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहिए, है ना? ताकि मान लो आगे कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम उसको निकाल के अपना यूटिलाइज़ करें। लेकिन अर्थ के केस में ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी के केस में ऐसा नहीं होता है ना? हाँ, अब यहाँ देखते हैं। नाउ इन द केस ऑफ अर्थ, अगर देखो सबसे पहले यहाँ कुछ टर्म है, हम समझते हैं। सबसे पहला टर्म है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? इनकमिंग हीट
फ्रॉम द सन, यानी कि जो हीट हमें सन से मिल रही है उसको बोलते हैं हम इंसोलेशन। जैसे कि मान लो अभी धूप है, दोपहर है, तो सन से कुछ ना कुछ लाइटें आ रही है, कुछ ना कुछ लॉन्ग वेव्स यानी कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स सन से आ रही है, जो हमारे अर्थ से क्या कर रही है, टकरा रही है। यानी कि इंसुलेशन क्या हो गया, इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड इंसुलेशन। दूसरा टर्म है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखो, आउट गोइंग हीट फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो हीट हमारे अर्थ से जा रही है उसको बोलेंगे क्या, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। जैसे मान लो अर्थ सन से क्या आया, लाइट आया, लाइट अर्थ से टकरा के क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सिंपल सा बात है, जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये हमारा सन है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा सन है। यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, इंसुलेशन। यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, बोलो, हीट। अब ये हीट आके किससे टकराया बताओ, हमारे अर्थ से टकरा गया, हमारे अर्थ से। अर्थ ने इस हीट को क्या कर दिया बताओ, अर्थ ने इस हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया और हमारा हीट चला गया बाहर। ये हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, जिसको हमने एक ब्लैंकेट की तरह बनाया है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी जो हमारे लेयर है अर्थ के, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये हमारा कहाँ चल गया, अर्थ से बाहर चला गया। हाँ, अब देखो इस केस में हमारे क्या तीन केस बन सकते हैं, सोचो। अगर हमारा इंसुलेशन यानी कि जो लाइट हमारा आ रहा है ना, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा है। इंसुलेशन मतलब क्या हो गया, सोचो, हीट। इंसुलेशन मतलब क्या हो गया, हीट। अगर हीट सूर्य से आ रहा है, अगर हीट हमारा सन से पृथ्वी पे आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम हो रहा है, और उस हीट को अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं ले जा रही है ना, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं फेंक रही, तो उस केस में क्या होगा, हमारे अर्थ पे एक्सेस हीट हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्या होगा, जितने भी हमारे पोल पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, है ना, अंटार्कटिका में आइस है, मेल्ट कर जाएंगे। और मेल्ट कर जाएंगे, हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और भी बहुत सारे इफेक्ट होंगे अगर हमारे अर्थ पे इंसुलेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। सेकंड केस हम देखते हैं, अगर हमारे अर्थ पे इंसुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। सोचो, अगर हमारे अर्थ पे इंसुलेशन कम हो जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, यानी कि हीट आ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, हीट आ नहीं रहा है, लेकिन अर्थ हीट को रिमूव कर रही है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ द हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यानी कि हीट आ नहीं रहा है एक तो, दूसरा पृथ्वी निकाल रही है हीट को, यानी कि हमारे अर्थ क्या हो जाएगी, हमारी अर्थ कोल्ड हो जाएगी, दिन पे दिन क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। और जितने भी थिंग है ना, एवरीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, है ना, जम जाएंगे, हम तुम जम जाएंगे, सारा सारा क्या हो जाएगा, बर्फ हमारे तुम्हारे घर पे, है ना, पेड़ पे, सब जगह बर्फ, वाटर वेपर, सब बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। अब देखो, जो हमारा ये केस थ्री है, इसमें क्या है, इंसुलेशन, यानी कि जो हीट सन से आ रहा है उतना ही हीट हमारा अर्थ बाहर फेंक रहा है एटमॉस्फेयर से, यानी कि रेडिएट कर रहा है। यानी कि जितना हीट आया उतना हीट हमारा अर्थ क्या कर दी, अर्थ से बाहर फेंक दिया, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर फेंक दिया। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, हमारा हीट बैलेंस हो जाएगा, है ना, हमारा हीट बैलेंस हो जाएगा। यानी क्या होगा, इस केस में समवेयर कोल्ड एंड समवेयर हीट, कहीं कोल्ड होंगे, कहीं ठंडा होगा, कहीं गर्मी होगा। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, अभी देखेंगे तो क्या है, नॉर्थ पोल, यानी कि चले जाओ रशिया में, है ना, या नॉर्वे में, या स्वीडन में, या फिनलैंड में, या डेनमार्क में, उधर क्या होगा, ठंडा होगा। अभी चले जाओ इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, क्या होगा, गर्मी होगा, है ना। कहीं क्या होगा, ठंडा होगा, कहीं गर्मी होगा। तो इन हीट को कौन बैलेंस करता है, एयर करेंट, वाटर करेंट, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो इस केस में, जो पहला वाला हमने केस देखा था, उसमें हमने देखा था केस वन सुटेबल था, क्योंकि हमारा इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इस केस में हम ये देखेंगे, तो जो मोस्ट सुटेबल फॉर आवर अर्थ क्या है, केस थ्री। यहाँ पे हमारा इंसुलेशन
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना हीट हमारा आएगा उतना हीट बाहर कर दो। सिंपल सा बात है, हीट बैलेंस हो जाएगा। यानी कि जितना मान लो सरकार के खजाने में पैसा है उतना खर्च कर दो। यही तो है हमारा इकोनॉमिक बजट। और बता दो कहाँ कहाँ हमने खर्च किया, डिफेंस में कितना किया, एजुकेशन में कितना किया, हेल्थ में कितना किया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कितना किया, आईटी सेक्टर में कितना किया। ये हमारा इकोनॉमिक बजट है। तो इकोनॉमिक बजट और हीट बजट दोनों सेम है। ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा हीट कैसे बैलेंस होता है। अभी तो हमने देखा कि हीट कैसे, हीट बजट क्या है, क्या उसका एग्जाम्पल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम हीट बैलेंस को हम करते कैसे। ठीक है। सबसे पहले हम एक टर्म जान लेते हैं, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जितना हमारा सन से रे आया और अर्थ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, उसको बोलेंगे क्या? एल्बिडो। यानी कि हम सिंपली क्या कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन। सिंपल वे में, मतलब it is not a perfect example. In simple way we can say albedo means just a reflection and nothing else. Okay. अब तुम सोचो, कोई ब्लैक सरफेस है, हम क्या सुनते हैं, ब्लैक अगर शर्ट पहनोगे तो गर्मी ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सारा लाइट क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है ना। अब तुम सुना होगा कि गर्मी के दिन में व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, सफेद, है ना, इसीलिए नेता लोग पहनता है, देखना दिन भर कुर्ता पैजामा उजला उजला मार के घूमते रहता है सब। क्यों? क्योंकि वो दिन भर घूमता है भाई। दिन भर घूमता है तो उसे क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, है ना। ब्लैक अगर हम कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगा क्योंकि सारा लाइट ऑब्जर्व कर लेगा। व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगा क्योंकि सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। तो एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर हमारा परफेक्टली ब्लैक सरफेस है तो उस पे 0% रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, यानी कि 0% एल्बिडो। अगर हमारा परफेक्टली व्हाइट सरफेस है यानी कि 100% रिफ्लेक्शन, यानी कि एल्बिडो कितना हो गया, 100%। समझा? अब देखो नोट देखो, एक ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट द लाइट। जितने भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में, हम, तुम, चेयर, टेबल, क्लाउड, ट्री, सॉइल, वाटर, ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, पेड़ पौधा, सब क्या करते हैं, लाइट को कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा थिंग है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम उस चीज को देख ही नहीं सकते हैं। जैसे ब्लैक होल, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये जो सैंडी सॉइल है इसका एल्बिडो ब्लैक सॉइल से ज्यादा होता है। अब अभी मैंने बताया, क्योंकि अगर मान लो ब्लैक है वो सारा लाइट ऑब्जर्व कर लेगा। आइस का एल्बिडो वाटर से ज्यादा होता है क्योंकि वाइट आइस क्या होता है, मोर वाइट देन वाटर। क्लाउड्स, क्लाउड्स का एल्बिडो फॉरेस्ट या ट्री, ट्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं एल्बिडो काम कैसे करता है, इसका वर्क क्या है। ठीक है। जैसे कि ये फिगर है ना, आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है हमारा, ये हमारा अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस जिसको मैंने डिनोट कर दिया अर्थ सरफेस। ये नीचे वाला है हमारा अर्थ सरफेस। ये है हमारा सन। अब देखना सन से क्या आ रहा है हमारा, इंसुलेशन। सन से इंसुलेशन आ रहा है, मतलब लॉन्ग वेव लेंथ, यानी कि हाई एनर्जी वेव्स आर कमिंग फ्रॉम द सन एंड कोलाइडिंग विद द अर्थ सरफेस। ठीक है। हमारे सन से इंसुलेशन आया कितना परसेंट, मान लेते हैं 100%। हमारे अर्थ से एनर्जी आया 100%। अब जैसे ही आया बीच में क्या आ गए, क्लाउड्स, है ना। हमारा अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है ना, जिसमें बहुत सारे लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, बहुत सारे, है ना, थर्मोस्फेयर है, बहुत सारे लेयर है। तो हमारा 100% लाइट तो आया, लेकिन क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, इनसे टकरा के 35% क्या था, रिफ्लेक्ट हो गया। कहाँ? ऊपर। यानी कि वो तो हमारे अर्थ अर्थ पे आया ही नहीं। क्लाउड्स हो गए, जैसे डस्ट हो गए, वाटर वेपर, उनसे टकरा के कहाँ चला गया, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर, है ना। इसका तो खेल हो गया खत्म। अब देखो, यानी कि 100 में से 35%, यानी कि 100% में से 35% हमारे अर्थ के बाहर। अब बचा हमारा
कितना परसेंट? अब देखो, अब है हमारा 14%। ये 14% हमारा चल गया एटमॉस्फेयर में। इसको कुछ डस्ट पार्टिकल ऑब्जर्व कर लिया, कुछ वाटर वेपर ऑब्जर्व कर लिया, है ना? कुछ मान लो कुछ और मटेरियल थे, कीड़ा मकोड़े, बैक्टीरिया, है ना? ये सब क्या कर लिए? ऑब्जर्व कर लिए, है ना? 14% कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। अब बचा हमारा 51%। तो 51% आके टकराया हमारे अर्थ सरफेस थे, अर्थ सरफेस से। यानी कि अब यहाँ से एक बार फिर देख लेते हैं। हमारा 100% कहाँ से आया? सन से, जिसमें से 35% क्लाउड से टकरा के कहाँ चल गया? ऊपर डस्ट पार्टिकल थे, बाकी सब 14% हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह गया, इधर ही घूम रहा है, इधर उधर, है ना? अब क्या बचा हमारा 51%। तो ये हमारा अर्थ से जाके टकरा गया 51%। अब देखो, ये जो हमारा 51% है, ये यहाँ आ गया, मतलब इसको हम दूसरे जगह इंडिकेट करके बता रहा हूँ। देखो, अब ये 51% में से डायरेक्ट अर्थ पे क्या है? वाटर है, ट्री है, हम है, तुम है, तालाब है, नदी है, तो उससे ये टकरा के 17% डायरेक्ट कहाँ चला गया? अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर। यानी इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है? यानी कि 51% में से 17% हमारा रेडिएट हो गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही बाहर चला गया। अब बचा कितना? 51 में से 17% चला गया, अब बचा हमारा 34%। तो 34% ये फिर एटमॉस्फेयर में ही घुल मिल गया, ये एटमॉस्फेयर में ही क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। ठीक है? यानी कि 100% हमारा सन से आया था, तो 35% पहले ऊपर गया, फिर 14% एटमॉस्फेयर में, फिर 51% कहाँ चल गया? अर्थ सरफेस पे। और जो 51% पे अर्थ सरफेस था, वो टकरा के कहाँ चल गया? 71% क्या हो गया? सॉरी, 17%, यानी कि 17% रेडिएट हो गया, बाहर चला गया। और जो हमारा 34% बचा, 34%, वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो गया। यानी कि यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंसुलेशन था, ध्यान देना, इन जो हमारा इंसुलेशन था कितना परसेंट था? 100%। यानी कि सन से एनर्जी आया 100%, जिसमें से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि अर्थ, अर्थ किसको किसको? सबसे पहले तो 35% क्लाउड से बाहर, 17% बताओ, 17% किसको? देखो यहाँ 17% कहाँ जा रहा है? अर्थ से टकरा के बाहर, अर्थ से टकरा के बाहर। तो 17% कहाँ चले गया? रेडिएट हो गया। 14% एटमॉस्फेयर में, एंड फिर 34% दोबारा जब बाहर जा रहा था अर्थ से टकरा के। तो टोटल कितना हो गया बोलो? 100%। यानी कि 100% हमारा आया था, और 100% क्या हो गया? रेडिएट हो गया। यानी कि हमारा इंसुलेशन किसके इक्वल हो गया बोलो? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के। इस तरीके से हमारा हीट क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब सोचो, अगर हीट बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? या तो हमारी पृथ्वी पे बहुत गर्मी होगा, पूरा गर्म, कोई बच ही नहीं पाएगा। वेनस, जो हमारा शुक्र है ना, शुक्र और बुध ग्रह, यानी कि वेनस एंड मरकरी, उनके जैसा सिचुएशन हो जाएगा, है ना? पूरा प्लेनेट क्या हो जाएगा? गर्म, है ना? पहला केस नहीं, तो दूसरे केस में क्या होगा? पूरा ठंडा, है ना? पूरा कोल्ड हो जाएगा। इसलिए हीट को बैलेंस करना क्या है? जरूरी है। कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा है, फिर दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? बैलेंस कर देता है। बैलेंस कौन करता है? फ्लूइड्स, एयर करंट एंड वाटर करंट। आगे हम लोग देखेंगे। यानी कि यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा एल्बिडो था 35%, एटमॉस्फेरिक लॉस कितना हो गया? 48%, एंड द लॉस फ्रॉम द रेडिएशन कितना हो गया? 17%। दिस इज द हीट बजट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंसुलेशन कर्व। यानी कि इंसुलेशन कर्व क्या होता है? यानी कि अगर मान लो सन से रे आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है, सन से हीट आ रहा है, तो हम उसका कर्व कैसे बनाएंगे? ठीक है? हाँ, अब देखो, जैसे मान लो ये हो गया हमारा इंसुलेशन कर्व। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। जैसे मान लो ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को जो लाइन बीच से काटती है उसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा हिंदी में, है ना? इक्वेटर। अब बताओ, इक्वेटर पे जो सन का लाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होगा।
यानी गर्मी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ इंसोलेशन कहीं न कहीं ज़्यादा है, यहाँ लाइट कहीं न कहीं ज़्यादा पड़ रहा है, तभी गर्मी है। यानी कि टेम्परेचर एक्स पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर वाई पे क्या होगा? उससे कम होगा। टेम्परेचर जेड पे क्या होगा? सबसे कम होगा। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना, टेम्परेचर एट एक्स इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर एट वाई इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर एट जेड, है ना? सबसे ज़्यादा एक्स पे, सबसे कम जेड पे और दोनों के बीच में वाई है। टेम्परेचर एक्स पे ज़्यादा क्यों होगा? बताओ हाई टेम्परेचर, क्योंकि ड्यू टू हाई इंसोलेशन, क्योंकि यहाँ पर सन का लाइट क्या है बताओ? सन का लाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है, इसलिए टेम्परेचर एट द पॉइंट एक्स विल बी ग्रेटर देन 2 पॉइंट्स जेड एंड वाई। ओके, है ना? क्योंकि इक्वेटर पे हमारा साइन। अब देखो इंसुलेशन कर्व। अब जैसे मान लो क्या आ गया, ये जैसे मान लो हमारा एक्स, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, समझना। इसको मान लेते हैं हम लोग साउथ पोल, इसको मान लेते हैं हम लोग नॉर्थ पोल। ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। अब देखो इंसुलेशन कहाँ होगा सबसे ज्यादा, मैक्सिमम बोलो इक्वेटर पे। अब जैसे ही इक्वेटर से हम दूर जाते जाएंगे, जैसे कि हमने फिगर 1 यहाँ बताया कि जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, टेम्परेचर क्या होते जाता है, घटते जाता है, और सबसे कम कहाँ हो जाता है, पोल पे, नॉर्थ पोल पे। यहाँ से जाएंगे टेम्परेचर घटते जाएगा, सबसे कम कहाँ हो जाएगा, साउथ पोल पे, है ना? तो इस ग्राफ तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर से, यानी कि मैक्स इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाए तो टेम्परेचर हमारा धीरे 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 घटते जाता है, और पोल पे मिनिमम। यहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर था, यहाँ से धीरे 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 घटते घटते कहाँ चल गया, पोल पे मिनिमम हो गया। समझा? दिस इज द इंसुलेशन कर्व। समझ में आया? इंसुलेशन कर्व में जो टेम्परेचर होगा इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा, पोल पे कम होगा। क्योंकि पोल पे हमारा क्या होता है, सनलाइट जाता ही नहीं है, सूर्य के प्रकाश बहुत कम जाते हैं, और जो हमारा विषुवत रेखा है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेशन ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा फिगर 1। अब देखते हैं हम फिगर 2, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हाँ, अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब सुनना, पोल जो हमारा नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वहाँ क्या है, आइस है, बर्फ है। तो बर्फ क्या होता है बोलो, व्हाइट। कंप्लीटली व्हाइट नहीं, बर्फ इज नॉट कंप्लीटली व्हाइट, बर्फ व्हाइट होता है, सफेद होता है बस। तो वहाँ क्या होगा, मोर एल्बिडो होगा, है ना? बर्फ जो है सफेद जैसा होता है, कंप्लीटली सफेद नहीं होता है ना? तो बर्फ क्या हो गया, व्हाइट, तो मोर एल्बिडो। बट अगर हम पोल के पास जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो वहाँ क्या होता है, लेस एरिया होते हैं, वहाँ का क्षेत्रफल जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू द इक्वेटर, एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल जोन, एट कंपेयर टू द टॉरिड जोन, है ना, टेम्परेट जोन, है ना? हाँ, अब देखो दूसरा केस है हमारा इक्वेटर। यहाँ पे क्या होते हैं, ट्री होते हैं, वाटर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, पेड़ पौधे जानवर। यहाँ पे क्या होगा, लेस एल्बिडो। लेकिन इक्वेटर लार्ज एरिया, यहाँ ज़्यादा क्षेत्रफल है। अब ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ पर इक्वेटर को बेनिफिट हो जाता है, इसलिए इक्वेटर पे एल्बिडो एट द इक्वेटर इज जस्ट ग्रेटर देन, पोल से क्या होता है, जस्ट ज़्यादा। ऐसे तो एल्बिडो पोल पे क्या, आइस है, तो आइस है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो मोर एल्बिडो होता है, लेकिन एरिया लेस है, क्षेत्रफल पोल पे क्या है, कम है। तो वहाँ इसी के कारण पोल पे एल्बिडो जस्ट थोड़ा सा इक्वेटर से कम हो जाता है। तो मैंने यहाँ एक नोट लिख दिया, एल्बिडो एट द इक्वेटर इज जस्ट ग्रेटर देन पोल, जस्ट ग्रेटर देन पोल, बट एल्बिडो एट द पोल इज ग्रेटर देन इंसुलेशन एट द पोल। यानी कि जितना इंसुलेशन पोल पे होता है ना, उससे ज़्यादा एल्बिडो होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और लाइट तो ज़्यादा नहीं है तो इंसुलेशन कम होगा। सिंपल सा बात है। तो हमने क्या बना दिया, हमने यहाँ बना दिया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर्व। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा इक्वेटर। तो मैक्सिमम एल्बिडो कहाँ हो गया, इक्वेटर पे। मैक्सिमम एल्बिडो कहाँ हो गया, इक्वेटर पे। अब जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे, एल्बिडो क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, और क्या हो गया, पोल पे मिनिमम। एल्बिडो क्या हो गया, कैसे घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, और पोल पे क्या हो गया,
मिनिमम, है ना। अब देखो, ये था हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर्व। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों फिगर को कंबाइन करेंगे। जो हमारा पहला फिगर है इंसुलेशन कर्व और जो हमारा दूसरा फिगर है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर्व। अब जब हम दोनों फिगर को कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया हमारा साउथ पोल, और ये मिडिल वाला हो गया हमारा इक्वेटर। अब देखो, जो हमारा ये येलो लाइन है, ये जो हमारा येलो लाइन है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इंसोलेशन कर्व, है ना। इंसुलेशन एट द इक्वेटर इज द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा हीट कहाँ होगा, इक्वेटर पे। क्यों, क्योंकि वहां पर सन का लाइट डायरेक्ट फॉल होता है, डायरेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट गिरता है, इसलिए इंसुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा। ठीक है। इंसुलेशन सबसे कम कहाँ होगा, पोल पे। क्यों पोल पे कम होगा, क्योंकि वहां सन का लाइट यानी सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है ना, कहीं कहीं जाता भी नहीं है। इसलिए पोल पे क्या होगा, इंसुलेशन कर्व सबसे कम होगा। इसलिए जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे क्या होगा, घटते जाएगा, जैसे हम लोग पिछले ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा कर्व मैंने क्या बताया कि पोल पे क्या होते हैं, आइस, आइस होने के कारण वहां एल्बिडो ज्यादा होता है, लेकिन एरिया कम है, इसलिए इक्वेटर से कम होता है ना। तो एल्बिडो एट द पोल इज ग्रेटर देन इंसुलेशन एट द पोल। तो हमने ये मान लो क्या हो गया, ये जो हमारा ब्लू लाइन है किसका हो गया, ये रेडिएशन कर्व हमारा एल्बिडो का हो गया, है ना, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा तीन एरिया बना, एक तो हमारा A1 ये जो एरिया है, दूसरा बना हमारा A2 ये जो एरिया है, और तीसरा बना हमारा A3 ये जो एरिया। तो A1 एरिया में हम देखेंगे यहाँ हीट डिफिसिट है, यहाँ हीट की कमी है, यानी यहाँ कोल्ड ज्यादा है। जहां हीट की कमी है मतलब वहां कोल्ड ज्यादा है, यानी कि A1 में हम देखेंगे। A2 सेम सिचुएशन है, क्यों, क्योंकि ये पोल एरिया है, पोलर एरिया है, तो यहाँ हीट का, यहाँ हीट डेफिसिट है, यानी यहाँ भी हीट की कमी है। लेकिन वहीं हम देखेंगे A3 मतलब क्या है, यहाँ हीट एक्सेस है। समझ में आया, हीट एक्सेस है। अब सोचो यहाँ हीट एक्सेस है तो क्या होगा, यहाँ का जो हमारा हीट डेफिसिट एरिया है वहां क्या जाके बैलेंस कर देगा। सिंपल सा बात है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो A3 है किसके इक्वल है, A1 प्लस A2। यानी कि A3 किसके इक्वल हो गया बताओ, A1 प्लस A2। यहां से हमारा क्या हो गया, हीट बैलेंस हो गया, है ना। जो हमारा हीट डेफिसिट एरिया है यहाँ पे क्या होता है बोलो, हाई प्रेशर। जहाँ हीट डेफिसिट है मतलब क्या है, वहां कोल्ड है। कोल्डर मतलब डेंसर एयर, डेंसर एयर मतलब हाई प्रेशर। यहाँ भी क्या होगा, हाई प्रेशर। जब ये हाई प्रेशर होंगे तो यहाँ वाले एयर कहाँ फ्लो कर जाएंगे बोलो, लो प्रेशर में। हीट एक्सेस मतलब क्या हो गया, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि लार्ज हीट होने की वजह से जो एयर होंगे राइज कर जाएंगे, है ना। अब राइज कर जाएंगे तो नीचे एयर का कमी, लो प्रेशर। तो एयर कैसे फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि जो हमारा हाई प्रेशर एयर होंगे वो मूव करके कहाँ चल जाएंगे, हीट एक्सेस में। ऐसे हमारा बैलेंस होते रहता है ना। अब जो हमारा हीट होता है वो बैलेंस कौन करता है, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में दो आ गए हमारे, एयर करंट एंड वाटर करंट, है ना। अब तुम जैसे मान लो हम क्या किए हैं, देश को बांट दिए हैं, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है। तुम हवा थोड़ी बांट सकते हो, एयर थोड़ी बांट सकते हो, वाटर थोड़ी बांट सकते हो, है ना। तो एयर को नहीं बांट सकते, इसलिए मान लो हमारे देश का एयर कहाँ चल गया, किसी दूसरे एयर देश में। मान लो हमारे देश में हाई प्रेशर था, वहाँ लो प्रेशर था, तो हमारे देश का एयर फ्लो करके कहाँ चले गया, दूसरे के देश में, है ना। तो वैसे ही एयर फ्लो करते रहते हैं, जहाँ गर्म है, जहाँ ठंडा है तो ठंडी हवा जाके फिल अप कर देगी गर्म हवा को, है ना, गर्म प्लेस को। तो हमारा हीट किससे बैलेंस होता है, एयर करेंट्स एंड वाटर करेंट्स। जैसा कि हम ये फिगर में देख सकते हैं, मान लो ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। हमारा ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा साउथ पोल है। पोलर पोल पे क्या होता है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर है यानी कि इक्वेटर पे हमारा क्या हो गया, बहुत हीट है, यानी लो प्रेशर, क्योंकि सारा हवा ऊपर राइज कर गया, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसलिए वहां की एयर कहाँ फ्लो करेगी, इक्वेटर की ओर, है ना। द एयर विल फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर, है ना। जो भी हवा होंगी पोलर एयर वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगी, है ना। वैसे तो हमारे अर्थ में 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं, हमने यहाँ नोट दे दिया, देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ डायग्राम, है ना। दिस डायग्राम इज जस्ट मेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ पर तीन ही प्रेशर बेल्ट बनाया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड ये इक्वेटर डोल्ड्रम, है ना।
हाँ, अब ये फिगर 7 है हमारा हो गया ये प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ये पहले मान लो ये सबसे ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या हो गया साउथ पोल। तो पोलर हाई प्रेशर, इक्वेटर लो प्रेशर, फिर जस्ट हम जाएंगे हॉर्स लैटिट्यूड हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। मेन मकसद था हमारा यहाँ हीट बजट को समझाना, ना कि प्रेशर को समझाना। अगले वीडियो में या कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रेशर बेल्ट को भी समझा दूंगा। 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं जैसा मैंने इंडिकेट कर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा एंड सातवां। There are 7 pressure built of the earth. So thank you. Jai Hind.